लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं फेस टू फेस विद सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे फेस टू फेस में एक ऐसे व्यक्ति से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद जिन्हें जिम्मेदारी मिली है महाराष्ट्र के माइनॉरिटी कमीशन की। जी हाँ, बात मुनाफ हकीम साहब की जो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मुनाफ भाई। मुन्ना भाई, बहुत ज़माने से बात, लगभग 1 साल हो गए, 1 साल के से ज़्यादा आपके कार्यकाल को हो गए। इतने इस पूरे 1 साल के कार्यकाल को अगर आप एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में देखें अपने खुद की, तो कहाँ पाते हैं? क्या देखा, क्या पाया और कितने नंबर देंगे? मैं ये समझता हूँ कि इस काल में जो मेरा काम जो मैंने किया ईमानदारी से, इसके नंबर तो आवाम के ज़रिए ही हम ले सकते हैं कि आवाम कितनी मुतमईन है हमारे काम से। मैं समझता हूं कि पूरे साल से ज़्यादा वक्त हुआ मेरा, और इन अरसे में आवाम के मसाइल पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको मुतमईन नहीं किया या मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाया। मैं इस काम में ये समझता हूं कि नंबर उस वक्त मुझको मिल सकते हैं जब मैं ज़ाती तौर पे खुद मुतमईन हूं। इससे पहले माइनॉरिटी कमीशन काम करता था, सब कुछ था, दफ्तर था, उनके साथ में सिपहसालार थे, लोग थे, बहुत सारे लगातार काम कर रहे थे। पहली बार उसे संवैधानिक दर्जा मिला, आपको एक जुडिशियल पावर दिए गए। तो ये इस अधिकार के साथ जब आप अपनी चेयर पे बैठते होंगे तो कुछ चेंजेस लाने की आप में भी एक मंशा थी, आप चाहते रहे होंगे। तो वो कितना परिवर्तन ला पाए और इस चीज़ को, माइनॉरिटी कमीशन को कितना सीरियसली अधिकारियों ने, आवाम ने और इससे संबंधित जो लोग थे उन्होंने किस तरह से लिया? मैंने जब जिम्मेदारी कबूल की उस वक्त मुझको शरद पवार साहब ने एक हुक्म दिया था कि काफ़ी लंबा अरसा जो है आप पार्टी की खिदमत करने के लिए दफ्तर में बैठते रहें, और पूरा वक्त ने दफ्तर में दिया। अब आपको लोगों के दरमियान में जाना होगा। उन्होंने खास बात कही कि अपने लोग, उनकी बात से मुझको ये महसूस हुआ कि उन्होंने अक़लियत को अपने दिल में इतना बड़ा दर्जा दिया है कि अपने लोग इंतजार करते हैं कि कोई अपना भी उनके दरमियान में आए। और उसके बाद मैं पूरे महाराष्ट्र के जिला में गया। वहां लोगों से तो मैं राब्ता कायम करता रहा, मगर जब मैं सरकारी अफसरों के दरमियान में बैठा और उन लोगों से जब अक़लियत के मसाइल पर मैंने गुफ्तगू की, मीटिंग के लिए, तो मैंने इस बात का एहसास किया कि ये तमाम सरकारी महकमे के लोग भी अक़लियत के मसाइल के ऊपर संजीदा है, काम करना चाहते हैं, बशर्ते हम वहां तक पहुंचते हैं और उनमें अपनेपन की जब एक भावना पैदा होती है, जब हम उनके उन तमाम मसाइल को रखते हैं जो उनके हाथ में करने के हैं, और उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप इस मुकाम पर बैठे हैं, आपको आवाम जिन कामों को आपके सामने पेश करती हैं उस काम के लिए आप कितने ईमानदारी से काम करते हैं जिसके अधिकार आपके पास है। तो मैंने ये देखा कि सरकारी महकमे में भी एक तब्दीली आई। हुकूमत सरकार ने हमको बहुत दिया है, मगर इन तमाम अधिकारों का इस्तेमाल करने का मौका जो है जब भी आता है, उस वक्त मैं ये पाता हूं कि सरकारी अफसरान हमको अपने अधिकारों के इस्तेमाल करने से पहले ही उस कामों के रिजल्ट देते हैं। तो ये उनकी तेज़ी मानी जाए या फिर इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपना एक माना जाए कि इस जरिए
आज नहीं तो कल आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आपने काफ़ी लोगों को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक को आपने सम्मन्स कर दिए और अपने पत्राचार से उन्होंने बड़ी कश्मकश में डाला उन्हें कई जगहों पर। तो ये चीज़ शायद चली गई हो कि कर दो वरना हाजिरी होगी। नहीं, इससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि जब मौका मुझको ये इस तरह का नज़र आया कि नहीं, अब मुझको सख्ती से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है हमेशा, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, उसके जरिए अपने आप को सुर्खियों में रखना पसंद करते हैं और उस वक्त वो सुर्खियों को बटोरने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं जो हरकतें समाज के लिए शोभा नहीं देती, उस पद के लिए शोभा नहीं देती। तो उनको अपनी पद की गरिमा को कायम रखने के लिए मुझको कहीं कहीं ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। मगर ज्यादातर मैंने सरकारी के अफसरों को ये देखा है कि उन्होंने हमारे पद का सम्मान किया और हमारे किसी सख्ती के बगैर उन्होंने आवाम के उन मसाइल को जो कई सालों से लोग परेशान थे, उन मसाइल को भी बिल्कुल ऐसे हल किया जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा। पिछले आपके कार्यकाल संभालने के बाद में कई माइनॉरिटी कमीशन, लोगों के जहन में माइनॉरिटी कमीशन का ये है कि कहीं कुछ होगा, कहीं फसाद होंगे, कहीं सांप्रदायिक तनाव होगा, माइनॉरिटी कमीशन का कोई अध्यक्ष, उनके माइनॉरिटी कमीशन से जुड़े हुए सदस्य ये आएंगे, हमारी सुनेंगे। लेकिन बात इतनी तक नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन एक ओहदा देने के बाद लोगों की उम्मीदें ये भी होती है कि वो उनके विकास के लिए, उनकी बातों के लिए, उनकी समस्याओं को लेकर भी संजीदा हो। आपके कार्यकाल के बाद में देखा गया कि कुछ जगहों पर फसादात जैसी नौबत आई, फसादात हुए, आप लोगों ने क्विक एक्शन लिए। तो उन परिस्थितियों से, क्योंकि आप संगठन के आदमी थे और एक संवैधानिक पद पर बैठना, तो दोनों का तारतम्य कैसे बिठा पाए और उस वक्त आपका अपना पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस रहा कितना काम आया? देखिए, मैं सियासत में जैसी कई जगहों पर मैंने सियासत में आने से पहले मूवमेंट में काम किया और पार्टी के से बाहर जाकर जो हमारा नेटवर्क रहा, इसका मुझको भी फायदा इसमें काम करते हुए मिला। मैंने ये देखा कि फसाद जो हमेशा एक अक़लियत के और हमारे जो बड़े भाई जो हिंदू कम्युनिटी के, उनके दरमियान में गलतफहमी की वजह से जो पैदा होते हैं, उसको करने में मैं समझता हूं कि मैं बहुत पैमाने पे कामयाब रहा। आपने कही गलतफहमी, ये गलतफहमियां ही इस तरह की चीजों को जन्म देती हैं। सियासत के लिए ये जरूरी भी होता है और कुछ लोगों को अपने रूज के लिए, वो चाहे हिंदू कम्युनिटी के सियासतदान हो या कम्युनिटी के सियासतदान हो, उनकी अपनी सियासी उरूज के लिए उनको इन तमाम हथकंडों को इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर एक बात हुई है कि महाराष्ट्र के अंदर एक माहौल इस तरह से नजर आता था कि हर वक्त फसाद होते हैं। मैंने पूरे साल भर में मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ये गलतफहमियां रोकने की वजह से फसादों में बहुत कमी आई। मैं समझता हूं कि धुलिया, जलगांव के एक चोपड़ा और अकोला के अक्कोट, ये फसाद के अलावा चुटपुट जो छोटी मोटी जो वारदातें हुई है, जिसकी वजह से उस इलाके के अंदर तनाव पैदा हुआ, फसाद नहीं हुआ। एक चीज और हमने ये देखी कि लोग अब जो है पहले की तरह अपने घरों में बैठकर फसाद या तनाव की स्थिति में अफसोस नहीं करते हैं। वो फौरी पे हमसे राब्ता कायम करते हैं। उनको 24 घंटे जो चेयरमैन मिले, ये जो कोशिश मेरी है, ये मैंने उनके दिलों में एक एतमाद, एक विश्वास करा, और जिसकी वजह से वो मुझको चाहे आधी रात में कोई स्थिति पैदा हो,
वो मुझसे बात करते हैं और मैं उन तक पहुंचने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूं। या तो मैं पहुंचता हूं या वहां के सरकारी अफसर उनसे राब्ता कायम करते हैं और उनको ये महसूस होने लगा है कि हमारा जब भी मसला होगा माइनॉरिटी कमीशन सरकारी अफसरों पर दबाव बनाने में कामयाब है और वो हमें हमारे मसाइल से रास्ता निकालने के लिए काम करता है। ये विश्वास मैं पूरे साल भर में उन तमाम वो चाहे अल्पसंख्यक समाज हो या बहुसंख्यक समाज हो, दोनों के दिलों में मैंने अपने लिए एक विश्वास पैदा किया है। यही मेरी इतने साल की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मेरा संपर्क रहा है, जिसमें मैंने लोगों के साथ काम किया है, उनके जरिए मुझको इसका फायदा अवश्य हुआ है। ये चीज़ें आपकी सामाजिकता, सामाजिक जीवन में रहना, मूवमेंट से जुड़े रहना, फिर संगठन के लिए वक्त देना, इसके बाद में बड़े स्टेप बाय स्टेप आए हुए व्यक्ति के लिए तो बड़ा आसान होता होगा। लेकिन जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, वहाँ के अधिकारियों के रवैये, वहाँ के दूसरे समाज के रवैये, दूसरे समाज का पहले समाज के लिए रवैया, इन चीज़ों के लिए माइनॉरिटी कमीशन के लिए क्या किया जा रहा है? ऐसे क्या चीज़ें आपके भी जहन में होंगी कि वो दूरियां बढ़ने ना पाएँ? क्योंकि देखा ये गया है जहाँ पर भी इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं सांप्रदायिक तनाव की, फसादात की, उसमें कहीं ना कहीं अफवाहों का भी बड़ा रोल रहा है, या किसी, जैसा आपने बताया कि किसी एक व्यक्ति का उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा करवाती है। ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगाने में कितना कामयाब हो पाए हैं आप और सरकार? मैं समझता हूं कि हम इसको नंबर 100 दे सकते हैं इस मामले में कि आज के इस माहौल में हमने उन तमाम चेहरों के ऊपर लगे हुए नकाब हमने निकाल दिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो चाहे सरकारी महकमे में हो या सामाजिक स्तर पे या राजनीतिक स्तर पे काम करने वाले हैं। खुल गया है सारा मामला कि कौन अक़लियत को इस तरह के फॉर्म में डालना चाहता है, कौन चाहता है कि इस देश का विकास रोके, कौन चाहता है कि समाज में इस तरह के तनाव पैदा करने से उनका फायदा हो। एक तो जो उन इलाकों में गलत कारोबार करते हैं ऐसे असामाजिक तत्व, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वहां पर चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, वहां पे उन्हें अपनी आकांक्षाएं पूरी करनी है, इसके लिए वहां काम कर रहे हैं ऐसे लोग। और एक बड़ा का जो है वो ऐसा है कि जिनका काम है अफवाह फैलाना। मगर अफवाह तंत्र बड़ी तेजी से काम करता है, और इसमें कैसा है, सरकारी तंत्र भी शामिल होता है काफी हद तक, बहुत बड़े पैमाने पे ये काम करता है। देखिए, एक चीज है कि आज तक नहीं समझ पाया, और मैं हमेशा ये कहता हूं कहीं पर भी कोई हादसा होता है और फौरी तौर पे उसके बारे में फैसला हम देखते हैं कि एक ग्राफिक के जरिए लोगों के सामने लाया जाता है कि इन लोगों का हाथ है, इन लोगों का हाथ है, जैसे कि इन्हीं लोगों को साथ में लेके वो कारनामे किए गए। अब ऐसी देश विघातक शक्ति चाहे किसी भी धर्म से रखने वाली होगी, उसको अगर अगर पहुंचाना है तो इसके बारे में हमारी जो सरकारी यंत्रणा, खुफिया तंत्र जो काम करता है, उसको थोड़ी आजादी देनी चाहिए। यहां तो ये होता है कि बस एक समाज को सामने रख के ये सारी चीजें की जाती है और उसका फैसला भी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवार साहब ने एक बात अवश्य कही थी, हमको कभी भी इस तरह से काम नहीं करना चाहिए कि एक ही दिशा में हम चल रहे हैं। हमको दूसरी नाने के दूसरे सिक्के को भी देखना पड़ेगा, वो दूसरी बाजू में क्या है, और वो तंत्र तो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सरकारी महकमों की भी कुछ ऐसी तंत्र होते हैं कि जो एक झूठी अफवाह हवा दे के कुछ उनके अपने गुर्गों के जरिए इस तरह के वातावरण को पैदा करते हैं। मगर आज ने ये शुरू किया है कि अल्पसंख्यक आयोग ये काम नहीं करेगा कि
अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है राष्ट्र की रक्षा करना, और इसी के लिए हमें यहाँ पर नियुक्त किया गया। मैं एक आज़ादी के सिपाही के परिवार से संबंधित हूँ, इसलिए मेरे सामने तो भाषा, धर्म, प्रांत इससे ऊपर मेरा राष्ट्र है, और इसमें विश्वास अगर मैंने लोगों के दिलों में पैदा किया तो मैं इसमें कामयाब होऊंगा, क्योंकि मेरे बहुसंख्यक मित्रों ने मुझको अपने राजनीतिक जीवन में बहुत साथ दिया, और अल्पसंख्यक आयोग के काम करने में भी मुझको साथ दिया है। मुझको उन चेहरों से आगाह करा दिया है कि कौन इसके पीछे हैं। जी, तो ये पुराने एक्सपीरियंस आपके काम आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि महाराष्ट्र एक ऐसी सरजमी है जहाँ इन चीज़ों के लिए बहुत जगह नहीं थी। सांप्रदायिकता यहाँ नहीं, भाईचारगी का यहाँ पर बड़ा माहौल रहा। गांव कस्बों में चले जाएं तो बिल्कुल वही जो ठेठ उनकी टोपी, वही कमीज़, वही पजामा, फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है इसमें अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है। ऐसी सरजमीन पर सांप्रदायिकता के बीज बोना और यहाँ पर उस तरह के माहौल को क्रिएट करना, ऐसी परिस्थितियाँ जब बन जाएं तो सरकारों के लिए भी मुश्किलें आती हैं, और आप जैसे लोग जो पद पर बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए भी। तो उस जड़ पर हमला करने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ आज ही हो रही है महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा इतिहास महाराष्ट्र का है। इतिहास महाराष्ट्र का ऐसा है कि महाराष्ट्र में जब पुरोगामी तत्वों ने काम किया है, समाज परिवर्तन का काम यहाँ पे संतों ने जो किया है, उनको भी जो यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ी है उसका इतिहास है। हम खुद महाराष्ट्रियन हैं, और हमने ये देखा है बचपन से कि हमारे यहाँ धोती भी पहनी जाती है, मुस्लिम धोती भी पहनते हैं, यहाँ गांधी टोपी भी जाती है और फेटा भी माना जाता है। हमारे यहाँ गांव में आपको जब तक नहीं जाएं जब तक पहचाना बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे बहुसंख्यक समाज के अल्पसंख्यक समाज के हर प्रश्न जुड़े हुए हैं, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो। हमारे त्योहार कोई हमें अलग करके नहीं देख सकता, वो चाहे दिवाली हो, ईद हो। मगर इन तमाम चीजों के ऊपर नजर रख के कुछ लोगों ने झूठे इतिहास को लोगों के दरमियान में करने का कारोबार किया है। हमेशा एक झूठी बात लोगों के दरमियान में पेश करना, वो अफजल खान का कभी इशू निकालना, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के ताल्लुक से औरंगजेब का इशू निकालना, कभी देश की आजादी के विषय में चर्चा करते हुए अल्पसंख्यक का एक देश की मांग इन्होंने की है, ये पेश करना। इस तरह की बातों को पेश करके लोगों के दिलों में दरार पैदा करने में कामयाब नहीं हुए, कुछ हद तक है। हमने ये कोशिश की है, हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले जो हमारे मित्र हैं, जरिए हम विभिन्न जगहों में जाते हैं, वहां पर जिस तरह से हमारी सरकारी कामों में जो हमारी व्यस्तता होती है, इसके साथ साथ हम सामाजिक संगठन को एक करके कुछ कार्यक्रम करते हैं। बिल्कुल, मतलब सिर्फ वो चूंकि एक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी के ही लाइन पर नहीं, बल्कि सभी को समाहित करके चलना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती होगी। कुछ ऐसे मुद्दे भी आपके पास कंट्रोवर्शियल भी आते हैं, बेकसूरों की रिहाई हो, कुछ ब्लास्ट के मामलों में लोग अरेस्ट हैं, अलग अलग मामलों में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे मामले भी आपके यहाँ आते हैं। इन्हें किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि मामला जुडिशरी होता है, आप फैसले कर नहीं सकते, लेकिन लोगों की शिकायतें होती हैं। एक तरफ वो अथॉरिटी होती है जिन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो अपने आप को बेकसूर बताने वाले लोग होते हैं। ऐसे में कैसे वो मामले तो आते हैं आप लोगों के पास? ये कमीशन जो है वो इसीलिए बना है कि अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए। जब उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उसके लिए हमें पूरी आज़ादी है। सरकारी महकमे के जरिए जब कभी
मौका आता है उस वक्त उन्हें गिरफ्तारी करनी पड़ती है, गिरफ्तारी करते हैं। उस वक्त ये वो नहीं कहते हैं कि 100% वो सही है, वो तो के सामने पेश करते हैं। न्याय प्रक्रिया में फिर वो साबित होगा कि कहां तक ये है। मगर अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति जब हमारे पास आता है तो उसकी तह तक जाना हमारा कर्तव्य है। मेरे पास बॉम्ब ब्लास्ट में, जो ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट में कई लोग हैं, वो मुझको खत लिखते हैं। जो मुख्तलिफ और विभिन्न प्रक्रिया में उनको बॉम्ब ब्लास्ट में जो कहा जाता है कि फंसाया है, तो वो भी न्याय मांगने के लिए हमारे पास आते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट को लिखें। जो हमारा लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट है, उनके जरिए हमने अभी पूना जर्मन बेकरी के जो आरोपी है, उन्होंने हमको बेगने खत लिखा है, उसको हमने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि इसके ऊपर हम, जो आशीष खेतान ने एक पीएल दाखिल की है, उसमें हम इंटरवेन करना चाहते हैं, क्योंकि उस आरोपी का ये कहना है कि हमें इरोडा जेल में जो शिफ्ट करने की बात है, वो मेरी जान को खतरा है। अब उसके लिए ये तो प्रयोग नहीं किया जा सकता ना कि उसको इरोडा भेज के उसकी जान जाने के बाद फिर वो ये कहेंगे नहीं हम उसको न्याय दिलाएंगे। तो हमें तो पहले ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जिसको हमने यहाँ पर मुंबई में इतना बड़ा आतंकी पकड़कर उसको हमने हिफाजत से मुंबई सेंट्रल प्रिजन में रखा, उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करके इसकी यहाँ पर हमने पूरे देश को हमने पूरा इंतजाम किया है, पूरा इंतजाम किया है कि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ से उसको पुनः भेजा जा रहा है, उसके दिल में डर है और वो कहता है कि मुझको न्याय मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है। कई ऐसे मामले जो पास आते हैं जिसके बारे में हमें ये शक है, इसलिए हमने यूनियन होम मिनिस्टर जो सुशील कुमार शिंदे जी हैं, तो सम्मानीय शिंदे जी को हमने खत लिखा और उनसे भी हमने मांग की है कि परभनी, पूर्णा, नांदेड़ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, इन तमाम बॉम्ब ब्लास्ट की जो इंक्वायरी है वो एनआईए के जरिए की जाए। उसके लिए भी हमने उनको लिखा हुआ है। और एक आरोपी ने हमारे पास, उसके बारे में भी हमने उनको खत लिखा है। तो हम जिस तरह से सरकार के पास हम पेश करते हैं, उस तरह से सरकार की भी दखल हम चाहते हैं। और मुझको इस बात की खुशी है कि मैं अंजाम होगा मुझको पता नहीं है कि राजनीतिक सामाजिक स्तर पर मेरे ताल्लुक से क्या सोच है, ये तो मैं नहीं जानता। और उसका अंजाम क्या होगा उसकी भी मैं परवाह नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि जो मुझ पे जिम्मेदारी है, मैं जब तक हूं, मैं किसी भी दबाव में ना आते हुए अल्पसंख्यक समाज को न्याय दिलाने का काम अवश्य करूंगा। इसमें होना क्या है, आपको एक जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रहे हैं। आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो उसे ठीक से निभा देना ही तो किसी ने आपको, आपके हाईकमान ने कुछ जिम्मेदारी सोच कर दी होगी, तो उसको निभाना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप कोशिश आपकी चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके साथ में आती होंगी संगठन को लेकर, संगठनात्मक आप लोगों का जिस तरह का गठबंधन है, हर जगह पर यह है कि कैबिनेट अगर उनके पास है तो मातहत राज्य मंत्री कांग्रेस का है तो आपके पास कैबिनेट है। इस तरह की चीज़ें, आपका माइनॉरिटी के मिनिस्टर आपके कांग्रेस से हैं तो फिर आप यहाँ हैं, फिर आपके साथ में एक डिप्टी चेयरमैन भी दे दी गई तो वो कांग्रेस के हैं, तो वो तारतम्य भी ठीक ठाक निपट जा रहा है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद मैंने ये पाया, और मेरे काम करने का तरीका भी ऐसा रहा कि मैंने पार्टी को इस स्तर के बाहर रखा। आपका अंदाज भी है सभी को साथ ले चलना, और सभी धर्मनिरपेक्ष विचारों के जितने भी दल है राजनीतिक, उन सभी लोगों को अपने काम में मैंने शामिल किया। और वो सारे लोग
जो है तो सेना बीजेपी मन से कितना शामिल हो पाई, नहीं, सेना बीजेपी और मनसे जो है या इस वो तरह धर्मनिरपेक्ष विचारों के विरोधक है। मैं राजनीतिक स्तर पे उनके साथ मुकाबला करता ही रहा हूं, तो यहां पर मैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से भी इसके लिए तैयारी करके ही आया हूं। आपने देखिए कि इसमें सभी दलों के पास अपने अपने एक सम्मानित, कहीं न कहीं एक शिवसेना के पास में साबिर शेख के बाद कोई उस स्टैंडर्ड का नहीं आया, लेकिन उनके पास भी अपने अपने एक एक चेहरे जरूर सभी ने डेवलप किए हुए हैं। मगर एक चीज है कि समाज के लिए पार्टी की पॉलिसी क्या है, पार्टी की सोच क्या है। आप अगर धर्मनिरपेक्ष विचारों के साथ हैं तो है, और अगर आप एक तरफ एक कदम आपका धर्मांध शक्तियों के साथ है और दूसरी तरफ दिखावा आपका अल्पसंख्यक समाज के साथ जुड़ने का है, तो अल्पसंख्यक समाज में बहुत विद्वान लोग हैं। वो मैं कहता हूं, इसलिए मुझ पे एतमाद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने आप को मार्क्स नहीं दे सकता जी। मुझको गुण क्या मिलेंगे वो तो तय करेंगे जी। तो आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, पूरी तरह से बिल्कुल चलेगा। और मैं समझता हूं कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा धर्मनिरपेक्ष विचारों के जितने प्रतिनिधि है, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हो या जनता दल के या शेतकरी पार्टी के, ये जितने लोग हैं ये हमसे प्रेम करते हैं और हमारे साथ उनका संबंध ऐसा है कि जरा सी भी छोटी वारदातें अगर हो, वो चाहे सिख समुदाय का मसला हो, समुदाय का मसला हो, जैन समाज का मसला हो, पारसी समाज का मसला हो, ये इन तमाम धर्मों को अपने साथ लेने के लिए वो मुझको माध्यम समझते हैं और मुझको साथ में लेके काम करते हैं। चलिए, आपको साथ में लेकर लोग साथ चलना चाहते हैं, आप सभी के साथ चलना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जब तक आपका कार्यकाल है, किसी ऐसी परिस्थिति से आपको न गुजरना पड़े जहां पर पोजीशन आपकी भी ऑकवर्ड हो, समाज की भी हो और दूसरे समाज की नज़रों में भी बेहतरी हो सके, ऐसा आप करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, अपने चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी बातचीत रखी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनाफ साहब। ये थे मुनाफ हकीम साहब हमारे साथ, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, जिन्हें पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को पद दिया जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया, एक दीवानी अदालत तक का दर्जा दिया। अपने कार्यकाल को लेकर अभी वो नंबर देने को तैयार नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं जब कार्यकाल खत्म हो तो मुनाफ हकीम साहब सीना ठोक कर अपने दल में भी और दूसरे दलों के बीच में भी जा सकें। फिलहाल आज के लिए फेस टू फेस विद सैयद सलमान में इतना ही। फेस टू फेस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।